चलिए जी, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, डायग्राम यदि आप समझ जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चंस को बनाना इजी है। डायग्राम्स को समझिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको समझिए एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें लिखता है आपको कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। कहता है कि एक कोई प्रयोगशाला है खून चेक करने वाला जो 9, और कहता है कि वो जब किसी भी रोग के बारे में ना पता लगाने के लिए अगर खून जांच करता है तो कहता है 90% इफेक्टिव, मतलब वो 99% जो है इफेक्टिव है उस चीज़ को पता लगाने में। वेन इट इज़ इन फैक्ट, मैंने वास्तव में अगर किसी को कोई बीमारी है और उस बीमारी को पता लगाने के लिए वो प्रयोगशाला में जा रहा है और उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है तो वो 99% सही जवाब दे रहा है, मतलब कि हाँ अगर है तो उस बीमारी के बारे में कह रहा है कि ये बीमारी है उसको। ठीक, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो इल्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। और ऐसा कह रहा है कि अगर हेल्दी पर्सन कोई है और उसको अगर जाँच की जा रही है तो वो 0.5% ऐसा है कि वो उसका जो रिजल्ट आ रहा है टेस्ट वो पॉजिटिव आ रहा है। कहता है कि that is if a healthy person is tested then with probability 0.005 the test will imply he has disease। खैर कहता है if 0.1% of the population actually has the disease, माने टोटल जो जनसंख्या है उसमें 0.1% को वास्तव में वो बीमारी है, बाकी सारे लोगों को बीमारी नहीं है। ठीक है, और वो जिसको बीमारी है वो जा रहा है लेबोरेटरी में चेक कराने के लिए, तो वहाँ पे आपको 99% केस में सही जवाब आ रहे हैं कि हाँ उसको बीमारी है और जांच में भी उसको बीमारी आई है। और 0.5% ऐसे हैं जिसको जो स्वस्थ व्यक्ति हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसको करेक्ट बीमारी है, मतलब वो एक प्रकार से गलत दे रहा है रिजल्ट। तो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इसकी कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये दिया हुआ है कि उसका रिजल्ट जो आ रहा है टेस्ट रिजल्ट वो पॉजिटिव है, मतलब उसका ब्लड टेस्ट आ रहा है कि वो कह रहा है बीमारी है, और कहता है कि वास्तव में उसको बीमारी थी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कि कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, कुछ क्या है पर्सन हैं। अब ये पर्सन दो प्रकार के हैं, एक पर्सन ऐसे हैं जिसको बीमारी है और एक पर्सन ऐसे हैं जिसको बीमारी नहीं है। ठीक है, ध्यान से, दो कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक है जो पर्सन को कह रहा है कि पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज डिजीज मतलब उसको बीमारी है, डिजीज। ठीक, और कुछ ऐसे हैं जो हेल्दी हैं तो हम उसको कहते हैं पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, HELTHY। अच्छा जी, अब कहता है कि कितने परसेंट लोग पूरे जितने भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है जहाँ के बारे में पता लगा रही है, तो वहाँ पर जितने सारे हैं तो हम इसको क्या बोल दिए एक प्रकार से, थोड़ा सा एक मिनट, इसको हम बोल दिए E1 और इसको हम बोल देते हैं E2। अब E1 क्या है कि पर्सन मतलब जो व्यक्ति है वो बीमार है, वास्तव में उसको बीमारी है। तो पर्सन अगर व्यक्ति को बीमारी है इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसमें कह रहा है कि क्या बोलते हैं, जितनी जनसंख्या है उसमें 0.1% ऐसे हैं जिसको वास्तव में बीमारी है, यानी इसकी प्रायिकता दी गई। जब भी परसेंटेज मैंने कहा कि वो बीमारी की, वो किसी भी चीज़ की परसेंटेज में मतलब वो प्रायिकता ही है। जैसे टोटल 100 है तो उसमें से 0.1 लोग जो है कि नहीं बीमार हैं, ऐसे कह रहा है। यानी कह रहा है कि कितने परसेंट बीमारी है, जो लोग हैं वो बीमार कितने परसेंट है, 0.1%, यानी किसी व्यक्ति को बीमारी है इसकी प्रायिकता आपको दी गई है। अब आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है, उसमें से 0.1% क्या है बीमार हैं, तो कितने हेल्दी होंगे ये तो आप खुद समझ रहे हैं। अगर आपको E2 की प्रायिकता निकालनी है तो टोटल प्रायिकता किसी भी चीज़ का 1 होता है, उसमें से PE1 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर दें तो हमारा निकल जाएगा PE2। अब इस कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है 0.1 का मतलब वो 1/10 और ये परसेंटेज के मतलब हो गया बटा में 100, यानी ये हो जाएगा 1/1000 और हम इसको लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 0.001 और इसको अगर आप घटा देंगे
तो आपका आ जाएगा 0.999। ठीक है, इतने परसेंट लोग हेल्दी हैं। अब बात समझिए, ये जाता है ब्लड टेस्ट कराने के लिए, ये जाता है ब्लड टेस्ट कराने के लिए, और ये भी जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अब वो कहता है कि उस व्यक्ति को बीमारी है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, हम उसको ए मान रहे हैं, उसको बीमारी है पहले से और वो जांच करा रहा है तो उसका रिजल्ट सही आ रहा है कि हाँ वो वास्तव में उसको ये बीमारी है। इसकी प्रायिकता आपको दी गई है, कितना दिया है, 99% इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि असरदार, असरदार का मतलब ये हुआ कि जो चीज है उसको बता रहा है सही सही, तो उसको बीमारी है और कह रहा है कि हाँ आप बीमार हैं। ठीक, तो ये 99% है। 99% का मतलब क्या हुआ, 99/100 यानी 0.99। पॉइंट में सबको कर दें कन्वर्ट, ताकि आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। यहां पर क्या करें कि ये व्यक्ति जो स्वस्थ है वो भी गया चेक कराने के लिए, वो बीमार नहीं है लेकिन फिर भी उसको बीमार बताया गया। ऐसे कितने परसेंट उसकी प्रायिकता है, 0.5% है, जहां पर टेस्ट रिजल्ट एक प्रकार से गलत दे रहा है, क्योंकि वो तो स्वस्थ है लेकिन उसको भी कह रहा है कि बीमार है। और तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पॉइंट को हटाएंगे, बटा में 10 परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, यानी 5/1000 यानी 0.005। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो कहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, जब सारा कुछ निकल गया तो यहाँ पर हमने इवन किसको माना है, पर्सन हैज डिजीज, है ना, लिखना पड़ेगा उस चीज को, तो आप लिख दीजिएगा। जो मैं यहाँ लिखता हूँ वही तो लिखना है आपको, कि द पर्सन हैज डिजीज, मतलब व्यक्ति को बीमारी है। इसमें क्या होगा, द पर्सन इज हेल्दी, वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। इसमें क्या होगा कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है ना, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि वो सही बता रहा है यहां पर। अब वो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a person has the disease given that his test result is positive। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उस व्यक्ति को दिया गया है कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और वो बीमार था। ठीक है, जो गिवन डेट होता है उस घटना को हम लोग नीचे लिखते हैं। गिवन डेट में क्या लिखा है कि हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका टेस्ट रिजल्ट सही आया है, ये घटना दी जा चुकी है, तो उसकी प्रायिकता क्या है कि वो वास्तव में बीमार था। ठीक है, तो पता है कि जब भी हम इसको उल्टा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि बेस थ्योरम लगाना है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता ही है कि बारी बारी से हम लोग P मतलब नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से, कि बीमार था और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, बीमार नहीं था उसका भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, जितना टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया सबको नीचे, चूंकि ए नीचे में है ना, तो ए मतलब आपको पता ना फॉर्मूला मैंने आपको निकलवाया था कि नीचे में इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का, तो इसका होता है ऊपर में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे में पी ए का मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव था, तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव था, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो बीमार था और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो बीमार नहीं था उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ये सब जोड़ देंगे टोटल, तो हमारा टोटल टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव था, इसकी घटना निकल जाएगी प्रायिकता, तो पी ए नीचे निकल जाएगा। इसको हम निकालते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, उसी का ये फॉर्मूला है, और ऊपर में दोनों था, इसका मतलब वो उसका हम लोग बीमारी था उस व्यक्ति को और बीमारी था और चेक किया गया तो उसको पॉजिटिव आया, जो पूछता है उसके अनुसार वो वाला घटना ऊपर में, बाकी टोटल नीचे में, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए सबको पुट करना है, मैं पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन आप आराम से कर लेंगे। Pe1 अब दो सब आपको दिखा हुआ है, Pe1 कितना है 0.001 इंटू ये कितना है 0.99, ये देखिए 0.001 ये हो जाएगा 0.99 प्लस सॉरी नीचे में प्लस, फिर Pe2 कितना है 0.999 इंटू ये कितना है 0.005। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ऊपर में 99 में 1 से करेंगे तो 99, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो टोटल 5 अंक, तो 2 अंक तो था 3 4 5, ये दशमलव 0.00099 है ना। और फिर नीचे में अगर करेंगे हम लोग तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आएगा 0.00099, इसको करेंगे 999 में 5 से करेंगे तो 4995 आएगा, और 3 अंक के बाद इसमें 3 अंक के बाद कितना आएगा, इसका गुना करेंगे पहले 5 से 999 में तो आ जाएगा 4995, 3 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें, 6 अंक हो गए, तो 4 5 6, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 अंक, 3 2 5 अंक, तो इसमें भी एक जीरो लगा दीजिएगा,
ठीक है। तो 6 अंक इसमें भी हो जाएंगे, फिर इसको आराम से दशमलव का जोड़ बना दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कितना, 0.005985, ऊपर में हो जाएगा 0.00099, फिर लास्ट में आप इसका दशमलव हटा करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं तो मैं देख लेता हूं, अगर पूरा उसमें आ जाए तो मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको। एक बिल्कुल आ रहा है कैलकुलेशन, मैं वहाँ कर सकता हूँ, तो उस चीज़ का कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या कीजिएगा इसके बाद, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए 99, नीचे में देखिए दशमलव के बाद 5 अंक है, तो नीचे में 1 पर 5 जीरो, फिर इसके नीचे में क्या है 5985, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, दशमलव के बाद 6 अंक है इसमें, तो ऊपर में 6 अंक। ठीक है, तो इसका 5 जो जीरो है ना वो इससे कट जाएगा, 4 ही जीरो हुए, 2 4, ठीक है, कट जाएगा, बचेगा 990 बटा में 5985। अब आप इसको क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा। तो कटाने के बाद आपको जो है कि नहीं, देखिए यहीं पे काट सकते हैं आप लोग, 11, ये 9 से कट जाएगा, कितना बार में काट दे इसको, 5 से इसको काट दे 2 बार में, 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 5 से 1 बार में, फिर इसको 1 बार में 4 जाएगा, तो हो जाएगा कितना 48, 5 9 45, फिर बचेगा 3 35, 5 7 65, 1197, फिर इसको 11 9 से काट देंगे, तो अगर इसको हम कटेंगे 9 से, 11 बार में 9 से इसको करेंगे, 9 एकम 9, तो 2 बचा 29, 9 3 27, फिर 2 बचा 27, 9 3 27, ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 11 दूनी 22 बटा में 133, ठीक है। तो सिर्फ मेरा काम है यहाँ तक बिठा देना, आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ये चूंकि दशमलव में था तो कहीं परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। लास्ट में आप हेंस लिख लेंगे, हेंस में आपको पता ही है सब जगह एक ही चीज़ लिखा जा रहा है, जो लास्ट लाइन पूछ रहा है उसी अनुसार लास्ट में जो लिखा हुआ ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वहीं से हेंस द प्रोबेबिलिटी इज, और उसके बाद बाकी सब बता दीजिएगा, ठीक है, और लास्ट में इज लिख करके जितना आंसर आया है उसको आप डाउनलोड कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सब में वही बातें हैं, ठीक है, आपको बस ना पहचानना है कि कौन सा डायग्राम में हम लोग कैसे रखें कि आराम से सॉल्व कर सकें। उसमें E1 E2 E3 और A क्या है वो तो आपको ये पता ही चल जा रहा है लास्ट वाला देख करके केस। ठीक है, ये फॉर्मेट देख ही रहे हैं आप, बस बिठा देना है आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, कहता है कि देयर आर 3 कॉइन्स। अब देखिए यहाँ पे 3 सिक्के हैं, समझना है जरा। देयर आर 3 कॉइन्स, उसमें 3 प्रकार के आपको सिक्के दिए गए हैं, यानी कि एक चीज तो यहाँ पता चल गया पहले ही, यानी मेरे पास जो कॉइन्स है, ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। ध्यान से देखिए, कहता है कि 3 कॉइन्स, 1 इज 2 हेडेड कॉइन, एक जो सिक्का है वो 2 हेडेड है। 2 हेडेड का मतलब क्या हुआ, पहला जो है वो कैसा है 2 हेडेड। 2 हेडेड का मतलब कि दोनों तरफ हेड ही है इसमें, ठीक है, 2 हेडेड कॉइन्स, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि अनदर इज बेस्ड कॉइन, दूसरा क्या है वो बेस्ड कॉइन है, दूसरा जो है वो बेस्ड है। बेस्ड मतलब कि कोई पक्षपाती है, मतलब उसमें हेड आने की संभावना ज़्यादा है या टेल आने की संभावना कम है, ठीक है। बेस्ड कॉइन है, किसी पर कोई पक्षपात करता है, किसी चीज़ पर आधारित है, ऐसा कह सकते हैं, बेस्ड कॉइन, ठीक है, कॉइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है कि जो बेस्ड कॉइन है उसमें हेड आने की संभावना 75% है, मतलब उसमें जो है ना बेस्ड मतलब पक्षपातपूर्ण हुआ कि उसमें 75% हेड आएगा और 25% टेल आने की संभावना है। खैर, और थर्ड इज एन अनबेस्ड कॉइन, और ये देखिए तीसरा जो है वो अनबेस्ड है। अनबेस्ड का मतलब वो कोई पक्षपात नहीं करता है, पक्षपात रहित है, ठीक है, अनबेस्ड कॉइन। तो 1 of 3 कॉइन्स इज चूजन। अब ये 3 प्रकार के उसको सिक्के दिए गए, तो यही आपका है E1 E2 और E3। तो यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो एक बढ़ा देंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग भी चेंज करेंगे ना। E1 क्या है, E2 क्या है,
E3 क्या है और A क्या है। देखिए E1 क्या आपको मिला, टू हेडेड क्वाइन है ना, तो हम उसको लिख देंगे कि भाई E1 जो है वो मेरा क्या है, द चूजन। मैंने अब थोड़ा एक बार समझ लीजिए पहले, इनमें से ये 3 सिक्के आपको दिए गए हैं, इन तीनों में से कह रहा है वन ऑफ द 3 क्वाइंस इज चूजन, इसमें से कोई एक सिक्का चुना जाता है तीनों में से। यानी कि 3 घटनाएं हैं, पहले इसकी क्या प्रायिकता है कि ये सिक्का चुना जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये सिक्का चुना जाएगा, और इसकी क्या प्रायिकता है ये सिक्का चुना जाएगा। मतलब E1 की प्रायिकता क्या होगी। अब आप खुद सोचिए, टोटल सिक्का कितना है 3 गो, और ये सिक्का क्या गो है 1 गो, यानी 1/3। ये भी क्या होगा 3 गो टोटल, और बेस्ड कॉइन 1 गो है तो 1/3। ये कितना होगा Pe3। इस घटना की प्रायिकता कि ये सिक्का ही चुना जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता भी वही होगी, ये 1 गो है अनबेस्ड, और टोटल सिक्का क्या गो है 3 गो। जिसकी पूछा जाए उसकी संख्या बटा में टोटल। अच्छा जी, अब कहता है यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यानी 3 घटनाएं हैं। पहला है कि द चूजन मतलब जो चुना गया है, ठीक है, द चूजन क्वाइन इज 2 हेडेड, चुना गया सिक्का 2 हेड वाला है, या दोनों तरफ हेड हैं। इसमें क्या कहता है, द चूजन क्वाइन इज बेस्ड, मैंने वो पक्षपात पूर्ण वाला है, बेस्ड। उसके बाद इसमें क्या कहता है, चूजन क्वाइन इज अनबेस्ड, वो पक्षपात रहित है, कोई पक्षपात नहीं करता है, ठीक है, अनबेस्ड। और अब देखिए क्या कहता है, तो पहली बात इन तीनों में से कोई एक सिक्का चुनता है। उसके बाद क्या करता है, कहता है कि वन ऑफ द 3 क्वाइंस इज चूजन एट रैंडम, यादृच्छिक इनमें से एक सिक्के का चुनाव किया जाता है, और लिख रहा है कि एंड टॉस्ड, और उसको उछाला जाता है। इट शोज हेड, और उसको उछालने पर वो हेड शो करता है, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेडेड क्वाइन। अब देखिए हेड शो करना यही हमारा है A, यानी द क्वाइन शोज हेड। थोड़ा सा समझिए इस बात को, कहने का मतलब कि पहले तो 3 सिक्के आपके पास हैं, उनमें से एक सिक्का चुनता है। अब हो सकता है ये चुना होगा, या हो सकता है इसको चुना होगा, या हो सकता है इसको चुना, क्योंकि संभावनाएं सबकी हैं, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो यादृच्छिक, बिना देखे किसी को ले लिया जाता है, और उसको उछाला जाता है, और उछाला जाता है और वो हेड आता है। ध्यान से, उछाला जाता है और वो हेड आता है। इसकी प्रायिकता जो है कि नहीं आपको समझना है ध्यान से। क्या करता है कि पहले सिक्का चुनता है, सिक्का चुनने के बाद उसको उछालता है, और उछालता है तो उसकी प्रायिकता क्या है, ये दी नहीं गई है। ये आपको सोचना है इस केस के आधार पे। जैसे यहाँ पर E1 E2 E3 कैसे मैंने निकाला कि 3 सिक्के उनमें से कोई एक चुनेगा, इसकी प्रायिकता 1/3, ये चुनेगा, इसकी भी प्रायिकता 1/3, क्योंकि ये सिक्का एक ही है, टोटल सिक्का 3 है। अब बताइए ध्यान से यहाँ पे कि वो सिक्का था 2 हेडेड, और उछालने पर हेड आया, इसकी क्या प्रायिकता होगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। या हो सकता है कि वो सिक्का चुन लिया बेस्ड क्वाइन का, और उसको उछाला तो हेड आया, इसकी क्या प्रायिकता होगी। हो सकता है कि वो सिक्का चुन लिया अनबेस्ड, और उसको उछाला तो हेड आया, इसकी क्या प्रायिकता है। अगर ये सिक्का चुना और इसको उछालेगा तो हेड आने की प्रायिकता 1 होगा। क्यों, अब खुद से सोचिए, इसमें दोनों तरफ हेड है, तो कैसे भी उछाले हेड तो आएगा ही आएगा। यानी इसकी होने की घटना 100%, ये निश्चित घटना है। आपको पता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये आपको खुद से, जब एक सिक्का में दोनों तरफ जब हेड है ही, और उसको आप उछालोगे तो हेड ही तो आएगा, कैसे भी उछालोगे हेड आएगा, यानी उसके आने की प्रायिकता क्या होगी 100%, 1। ये बेस्ड क्वाइन है। ये बेस्ड क्वाइन में क्या है, किसी एक चीज की आने की घटना ज्यादा है, और ये दिया हुआ है आपको कि जब इसको उछाला जाता तो लिखा है ना 75% हेड आने की संभावना है इसमें, तो ये तो प्रायिकता दे दिया इसका 75%। 75% का मतलब क्या हुआ, 75/100। आप इसको अगर कट कर दे, 25 या 75, 25 का 100। अब ये बताइए अनबेस्ड है, अनबेस्ड का मतलब एक प्रकार से फेयर क्वाइन होता है। फेयर क्वाइन का मतलब न्याय सिक्का। न्याय सिक्का का मतलब ये हुआ कि जितना हेड आने की संभावना है उतना टेल, मतलब एक जनरल सिक्का है, उसमें एक हेड है एक टेल है। तो बताओ जब एक जनरल सिक्का होता है तो उसमें हेड और टेल 2 संभावनाएं होती हैं, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, और टेल आने की भी 1/2। तो यहाँ हेड की पूछ रहा है तो क्या होगा 1/2। बात समझ में आ रही है। ये 2 चीज आपको दिया नहीं गया है, कंडीशन से आपको सोचना है। ये तो दिया हुआ था, ठीक है,
एक मिनट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये बातें समझ में आई। अब सुनिए क्या कहता है, कहता है कि सिक्का हेड शो कर रहा है, ये दिया हुआ है, और वो सिक्का क्या था, टू हेडेड था, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो ये हमको निकालना है बेस थ्योरम से। सब कुछ आपको दिया हुआ है, मैं बस रख देता हूं, कैलकुलेशन आप करोगे। पी इवन देखो लाइन से इसको लोगे तो इसका वाला उससे गुना करोगे, यानी 1/3 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1/, अब नीचे में सब, नीचे में तो ऊपर में जो पूछ रहा है उसके अनुकूल, और नीचे में टोटल, ऊपर में इवन वाला ही पूछ रहा था, 200 का 200 का इवन है ना, तो इवन लिए थे हम लोग। अब नीचे में टोटल लिखना है, टोटल मतलब ये इसका प्रायिकता, ये और ये सब गुना करके एडिंग के साथ लिखना है, यानी 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे और लास्ट में हेंस जरूर लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते 7 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद सॉरी नंबर चेंज नहीं किया गया, आप चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। आप बनाते बनाते ना तो आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, डायग्राम जहाँ समझे ना फिर ये बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं चेंज कर दूँ इसे, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी शायद 3 घटना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, सब में बेस थ्योरम ही लग रहा है तो पता ही है आपको, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, एक इंश्योर मतलब एक जो है ना इंश्योरेंस करने वाला कोई कंपनी है, बीमा करने वाला, और वो क्या करता है 2000 स्कूटर ड्राइवर का बीमा करता है, 4000 कार ड्राइवर का करता है, और 6000 ट्रक ड्राइवर का करता है। मतलब मेरे पास ड्राइवर हैं 3 प्रकार के हैं, तो मेरे पास ये जो सबसे पहले एक चीज़ मिला, ये मिला मुझे ड्राइवर का। और ड्राइवर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये है स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर, दूसरा है कार ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स, और तीसरा है ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। ठीक है, अब बात समझिए, ये 3 प्रकार के आपके पास ड्राइवर्स हैं, इसी यही है आपका E1, ये है आपका E2, और ये है आपका E3। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए, स्कूटर ड्राइवर कितने थे 2000, थोड़ा सुनिए, 2000, ये कितने हैं 4000, और ये कितने हैं 6000। अब बताइए स्कूटर ड्राइवर की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको P1 में पूछ रहा हूं, तो टोटल स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, तो इसकी संख्या ऊपर में, और टोटल ड्राइवर कितने हैं 2000, 4, 6000, 6, 12000 है ना, तो यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 छक्का 12, यानी 1/6। क्या गलत, इसकी प्रायिकता निकाल लो। E2 की प्रायिकता क्या होगी, मतलब वो कार ड्राइवर है, इसकी क्या प्रायिकता है 4000 है, तो 4000 बटा में 12000, यानी चरती हैं 12, 1/3। और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो ट्रक ड्राइवर था, तो ये 6000 और बटा में 12000, ये कट जाएगा तो 1/2। अब इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चाहो तो लिख सकते हो स्कूटर ड्राइवर 2000, इसमें चाहो तो याद रखने के लिए अपना रख सकते हो, ये 4000 और ये 6000, ठीक है। अब वे बात समझो, कहता क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर, और देखिए स्कूटर ड्राइवर, इन सब ड्राइवर के, ये ड्राइवर जो है ना, ये ड्राइवर में इतने सारे हैं ड्राइवर्स में, अब ये इंश्योर कंपनी जो है बीमा कंपनी, वो इन सब का बीमा कर देता है। अब कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। अब स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा है, इसकी प्रायिकता दी गई है। अब देखिए, वो ड्राइवर है स्कूटर ड्राइवर और वो एक्सीडेंट करता है, इसकी प्रायिकता क्या है, स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट करता है, इसकी प्रायिकता है 0.01।
ध्यान से, कार ड्राइवर है और वो एक्सीडेंट करता है, इसकी क्या प्रायिकता है 0.03, और वो ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट करता है, इसकी क्या प्रायिकता है, कार ड्राइवर नहीं ट्रक ड्राइवर, और वो एक्सीडेंट कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, एक व्यक्ति जो है बीमित व्यक्ति है, बीमित ड्राइवर है, मतलब जिसका बीमा किया गया है, वो मिलता है एक्सीडेंट के साथ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, ड्राइवर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब सुनिए, एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मिला, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक स्कूटर वाला था। तो पहले E1 क्या है, E1 E2 E3 थोड़ा सा लिख दीजिए, सब बीमित कंपनी है ना, बीमित व्यक्ति है, तो ऐसे लिखते हैं द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब बीमित, जिसका बीमा किया गया है, इंश्योर्ड पर्सन, द इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, इस घटना को हम लोग मान लिए E1, माने जो बीमा किया गया उस वो व्यक्ति स्कूटर ड्राइवर है, इसकी घटना E1 है। वो व्यक्ति एक कार ड्राइवर है, इस घटना को हम E2 मान लिए। वो व्यक्ति ट्रक ड्राइवर है, इस घटना को हम लोग E3 मान लिए। अब एक व्यक्ति मिलता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, लिखा ना, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक व्यक्ति जो बीमा किया गया था ड्राइवर वाला, वो एक एक्सीडेंट के साथ मिलता है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, द इंश्योर्ड पर्सन, उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए मीट्स विद एन एक्सीडेंट, वो बेचारा एक्सीडेंट कर गया। तो कहता है कि एक व्यक्ति जो मिला है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये मिला हुआ है, और वो स्कूटर ड्राइवर था, स्कूटर ड्राइवर मतलब E1 घटना। तो ये कहने का मतलब कैसे आप समझ रहे हो, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, इसकी क्या प्रायिकता है, स्कूटर ड्राइवर था, जो मिला है वो एक्सीडेंट कर गया था। तो ये घटना पहले घटित हो चुकी है कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया है, इसकी क्या प्रायिकता कि स्कूटर ड्राइवर ही था। ये समझो, उल्टा जब कहे ना तो ये बेस थ्योरम लगा देते हैं, और बेस थ्योरम में आपको सब कुछ तैयार है, बस वैल्यूज पुट करना है। PE1 1/6 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 0.01। PE2, अच्छा तीनों है ना इसमें, जरा ध्यान देंगे, पिछले वाले में भी 3 था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बढ़ा देंगे ना, ऐसे वो उसमें छूट ही गया था, सॉरी, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। PE3 इंटू PA/E3, ठीक है, जितना रहे, जैसे 3 था तो 3 हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। चलिए 0.01, ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला, 1/3 इंटू 0.03, 1/3 इंटू 0.03, ये 1/2 इंटू 0.15। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, लास्ट में हेंस भी लिख लीजिएगा। सब कुछ आपको नहीं लिखने आया तो फिर वहाँ पे भेज दीजिए गया आपको PDF वाला में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख लें, सब कुछ वहाँ बनाया हुआ है, मुझे तो बस समझाने का कार्य करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए। हाँ ध्यान से, इसके पिछले क्वेश्चन में ना ये छूट गया था थोड़ा, उसको बढ़ा लीजिएगा, वो तो अब लिखिएगा तो अपने पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इसमें 2 ही जरूरत है, तो जिसमें 2 जरूरत है उसमें 2, जिसमें 3 उसमें 3 लगाएंगे। 8वां कहता है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स, एक फैक्ट्री के पास 2 मशीन है। अब देखिए, मशीन कितने प्रकार के हैं, एक फैक्ट्री के पास, ठीक है, 2 प्रकार के मशीन है, ये एक मशीन है, एक ये मशीन है। अब कहता है उस दोनों का नाम भी दिया, मशीन A मशीन B, मशीन्स 2 हैं, एक का नाम है मशीन A, मशीन A, और इसको कहता है मशीन B, ठीक है, मशीन A और मशीन B। अब कहता है कि पास्ट रिकॉर्ड शोज, अब पिछला एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मशीन्स लिखिए या फैक्ट्री हैज मशीन्स कर देते हैं, एक ही बात हो, या फैक्ट्री भी लिखे हैं तो चलेगा। एक फैक्ट्री के पास 2 मशीन है,
वो तो हम लोग बस डायग्राम समझ रहे हैं ना, कहना क्या है। ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स, ठीक है, हैज़ 2 मशीन्स, मशीन्स ए, मशीन ए बी, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड बताता है कि मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट। जो पहला रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड, वो ये शो करता है कि ये जो है ना 60% सामान बनाता है और ये जो है 40% सामान बनाता है, ठीक है, उत्पादित करता है, बनाता है। तो ये हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2, ठीक है। तो ये मशीन कितना बनाता है, इसकी प्रायिकता आपको दी गई है PE1 कितना देता है, 60%। 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100। अगर आप चाहो तो काट सकते हो, 20 3 60, 20 25 100, यानी 3/5। और मशीन बी कितना बनाता है, 40%। 40% यानी 40/100। ओफो, ठीक है, 40/100 यानी 20 दूने 40 और 20 पचे 100, 20 दूने 40, 20 पचे 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि फर्दर आगे जो कहता है 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। अब ये जितना सामान बनाता है उनमें 2% सामान जो है वो खराब हो जाता है, मतलब खराब बनता है, डिफेक्टिव होता है। और ये जितना बनाता है उसमें से 1% सामान जो है वो डिफेक्टिव पाया जाता है। डिफेक्टिव का मतलब कि वो एक प्रकार से खराब है, वो काम लायक नहीं है जिस काम के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑल द, अब ये दिया ही दिया है, मान के चलिए कि ये बना रहा है, थोड़ा इसको भी समझ ले, मशीन ए के द्वारा बनाया गया और वो सामान खराब है, डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो वो कह रहा है कितना परसेंट, 2%। 2% का मतलब समझ ही गए, 2/100, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो है कि नहीं, मशीन बी बना रहा है और वो सामान खराब है। देखिए मशीन बी के द्वारा बनाया गया और वो सामान खराब है, मैं जैसे लिख रहा हूँ उसको समझिएगा ना, बहुत आसान लगेगा आपको। 1% यानी 1/100, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, उसको एक जगह रख दी जाती है, एंड देन 1 आइटम इज चूजन, और फिर इसके द्वारा बनाया गया, इसके द्वारा बना सारा सामान को एक जगह स्टॉक कर दिया जाता है, मतलब मान के चलिए, और वहां से एक आइटम जो है कि नहीं चुना जाता है एट रैंडम, यादृच्छिया, फ्रॉम दिस, और वो जहां पे रखा गया जिस स्टॉक पाइल में, वहां से एक सामान को निकाला जाता है यादृच्छिया, बिना देखे हुए, और कहता है कि एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये पाया जाता है कि वो खराब ही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो चुना गया है वो खराब है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया था। अब सुनिए, E1 क्या है, E2 क्या है, थोड़ा समझिए। E1 और E2 मैंने ये माना कि मशीन ए द्वारा जो बनाया गया वो घटना ये E1 है, यानी द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, मशीन ए जो बनाता है, आइटम उत्पादित करता है, उस घटना को हम E1 मान लिए, और द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी उसको हम मान लिए E2। और ए क्या बताता है कि जो आइटम हम लोग निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव है, द चूजन आइटम इज डिफेक्टिव, ठीक है। थोड़ा समझिए इस बात को आराम से, तनिक घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हर एक चीज को ना बहुत शांति से, इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपको एक ही बार में हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आप कभी कभी ना अगर ना समझे तो उस चीज को दोबारा देखें, फिर समझ में आएगी, ठीक। देखिए अब यहाँ पे आपको ये कहा गया चूजिन, ठीक है, कि एक जगह पर ही इन दोनों मशीन के द्वारा सामान को जो बनता है उसको रख दी जाती है, और उनमें से एक सामान चुना जाता है, और वो जो सामान चुना गया वो खराब है, डिफेक्टिव है। तो कहता है कि चुना गया सामान डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो सामान मशीन बी द्वारा बनाया गया था। डिफेक्टिव है, ये घटना घटित हो चुकी, और वो मशीन बी के द्वारा चुना गया था, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो यानी E1/A निकालना है, नहीं यहाँ पर मशीन बी के द्वारा कह रहा है ना,
मशीन बी के द्वारा, मशीन बी वाला घटना क्या है, E2 है। अब देखिए थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ, यहाँ E2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन कह रहा है कि वो सामान खराब है और मशीन बी के द्वारा बनाया गया था, तो मशीन बी के द्वारा बनाया गया था, यह घटना E2 है तो हम E2 करेंगे। अब यहाँ E2 है तो ऊपर में E2 वाला लिखना है, यानी E2 और यहां पर भी E2, नीचे तो टोटल रहेगा ही लाइन बाय लाइन, लेकिन ऊपर मैंने क्या कहा था, जो पूछेगा उसके अनुसार जो घटना है उसके अनुकूल घटना ऊपर में, यानी कि मशीन बी द्वारा बनाया गया था और वो डिफेक्टिव पाया गया, या नीचे में क्या लिखेंगे, सब टोटल कि मशीन ए द्वारा बनाया गया था और डिफेक्टिव पाया गया, मशीन बी द्वारा बनाया गया था और डिफेक्टिव पाया गया, टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव पाएगा वो नीचे, ऊपर में जो पूछा सिर्फ उस घटना को, जैसे E1 वाला था तो E1 वाला पार्ट को ऊपर, यहाँ E2 वाला तो E2 वाला पार्ट को ऊपर, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। पता है जो पूछता है उसके अनुकूल परिणामों संख्या ऊपर, नीचे में कुल संभावित परिणाम। तो अब यहां पर देखिए E2 क्या है, 2/5, तो 2/5 और उसकी प्रायिकता क्या थी यहाँ पे 1/100, ठीक है। तो जो मान दिया गया है ऊपर में सब कुछ रख दीजिए, आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा। E1 क्या है आपका 3/5 और इंटू 2/100 प्लस फिर नीचे में E2 वाला 2/5 इंटू 1/100, फिर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आए लास्ट में हेंस लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी यहाँ तक भी नहीं है आपको, एकदम इजी है। जहाँ डायग्राम आप बना दिए ना तो फिर आपको सॉल्व करने में बहुत बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इतना सब मैसेज वगैरह करता है ना। चलिए जी कोई बात नहीं है, वो तो होता रहता है थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग, मतलब 2 जो ग्रुप है ना आपस में कंपटीशन करते हैं, यानी मेरे पास 2 ग्रुप हैं, ग्रुप्स 2 ग्रुप्स, 2 समूह हैं। तो एक समूह ये होगा, है ना, एक समूह ये और एक समूह ये। चलिए 2 समूह मेरे पास दी गई है। अब इसमें क्या कहता है दोनों समूह में कि 2 groups are competing for the position on the board of directors of a corporation। किसी संगठन के निर्देशक पद पर, निर्देशक जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, उस स्थान के लिए संघर्ष हो रहा है, मतलब चुनाव एक प्रकार से हो रहा है, ठीक है। मान के चलो दोनों में एक दूसरे से आगे निकल करके उस स्थान पर बैठने की, मतलब एक प्रकार से चुनाव वाली बात राजनीति की हो गई। तो कहते द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4। 2 दल थे, जो 2 पार्टियां जो थी, जो 2 ग्रुप थे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब कहता है कि फर्स्ट ग्रुप विन करेगा, 2 ग्रुप्स हैं, ये हो गया आपका मान के चलिए फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। अब कहता है कि फर्स्ट ग्रुप जीतेगा उस कंपटीशन में, इसकी प्रायिकता आपको दी गई है, कितना दिया है 0.6, और सेकेंड ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रायिकता है 0.4, ठीक है 0.4, ये आपको दी गई है। फर्दर आगे क्या कहता है, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अब कहता है कि यदि फर्स्ट ग्रुप जीत गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अब कहता है कि अगर फर्स्ट ग्रुप जीता तो वो नया प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी प्रायिकता है 0.7। फिर कहता है कि एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद सेकेंड ग्रुप जीतेगा, सेकेंड ग्रुप जीत गया और वो नया प्रोडक्ट ले आएगा, इसकी प्रायिकता है 0.3। कहता है कि चलिए
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, इसकी क्या प्रायिकता है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप यानी कि E2, यानी कि अभी यहां पे क्या था कि फर्स्ट ग्रुप जीता और नया प्रोडक्ट लाया, सेकेंड ग्रुप जीता या नया प्रोडक्ट लाया। इसमें कहता है कि नहीं, नया प्रोडक्ट लाया गया और वो सेकेंड ग्रुप के साथ, सेकेंड ग्रुप के द्वारा लाया गया, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है, यानी E2 बाई ए लाना है। अब E1 क्या है, E2 क्या लिख दीजिए, E1 मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप जीतेगा, इसकी घटना है यह घटना है द फर्स्ट ग्रुप विंस, फर्स्ट ग्रुप विंस। इसमें क्या होगा, द सेकेंड ग्रुप विंस, इसको हम E2 बोलेंगे, सेकेंड ग्रुप विंस। और ए क्या है कि नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, ठीक है, द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, ठीक। अब यहां पे क्या पूछा, फिर यहां पे सेकेंड वाला से पूछा ना ध्यान से कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा किया गया है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सेकेंड ग्रुप कौन था, E2 था, यानी E2 बाई ए निकालना है। तो E2 वाला ऊपर नीचे में टोटल, तो ध्यान से फिर सजा दीजिए, E2 वाला पहले लिख दीजिए 0.4 इंटू 0.3 और नीचे में तो टोटल आपको लिखना है लाइन से, पहले पहला लेंगे तो 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, 0.4 इंटू 0.3, कैलकुलेशन घर पे आपका ये हो जाएगा लास्ट में हेंस, ठीक। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी कुछ नहीं है। अगर आप ये जहां बनाना शुरू किए ना तो फिर ये भारी नहीं है, और गुना भी कर ही लेंगे आराम से, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलते हैं 12 0.12 हो जाएगा, कर दे क्या, एक लाइन गुना कर लोगे ना, आराम से कर लेना, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टोटल 14 ही क्वेश्चन है तो एक ही में सब हो जाएगा, मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, देखते हैं। सब वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, माना कि एक लड़की जो है ना एक पासे को फेंकती है, ठीक, एक पासा को फेंका गया, यानी अ डाई इज थ्रोन, एक पासे को फेंका गया। इफ सी गेट्स अ 5 और 6, अब कहता है एक पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब उसमें से अगर वो 5 या 6 जो है कि नहीं क्या करती है, पाती है, ठीक है, यानी कि उस पर जो डाई शो कर रहा है, पासा अगर ये शो कर दे, डाई सोच 5 और 6, 5 या 6 आता है, तो कहता है कि सी टॉसेज अ क्वाइन 3 टाइम्स, तब वो अगर एक पासा को फेंकी, अगर उस पर 5 या 6 आ जाए तो वो एक सिक्का को 3 बार उछालती है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और वो उस पर क्या करती है, आने वाले सारे हेड्स के नंबर्स को वो नोट करती है। फिर कहता है इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, और यदि उसने पासे को फेंका और उस पासे पर अगर उसको आ गया, इफ डाई सोज 1 2 3 या 4, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करती है कि सी टॉसेज क्वाइन वंस, तो वो एक सिक्का को 2 बार, 1 बार उछालती है। एंड नोट्स वेदर हेड और टेल, और वो उस पे आने वाले हेड या टेल को नोट कर लेती है। अब थोड़ा समझिए, ये घटना E1 है और ये घटना E2 है। थोड़ा समझना है ये बात कि एक पासा में 6 होते हैं, अब 5 या 6 आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी E1 घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 या 6 यानी 2,
इसके अनुकूल, और टोटल घटनाएं कितनी होती हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना एक पासा में, टोटल 6 हैं और 5 और 6 2 ही हैं, यानी कि इसकी प्रायिकता 1/3 है, यानी 1/3 इसको ही 1/3। अच्छा जी, और अगर उस पे 1 2 3 4 आता है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो ये 4 हैं टोटल, 1 2 3 4, और टोटल आने की प्रायिकता क्या है 6, इसके अनुकूल 4 टोटल 6, यानी 2 3 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 2/3। अब कहता है कि अगर वो पासा 5 या 6 शो करता है या आ जाता है उस पासे पर, ओफो ये तो भाई गजब किए हैं से बस। चलिए जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो क्या हुआ, अगर 5 या 6 आ जाता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, यानी अगर ये आता है तो वो एक सिक्का उछालती है कितना बार, 3 बार। थोड़ा इसको समझिए, अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब बताइए, अगर 3 बार एक पास से सिक्का को उछालता है तो क्या क्या परिणाम आने की संभावनाएं हैं। 3 बार उछालता है तो आपको पता है कि या तो ये HHH आएगा, या HHT आएगा, HTT आएगा, TTT आएगा, TTH, THH, HTH और THT, मतलब 8 परिणाम आने की संभावनाएं हैं। और यदि उस पासे पर 1 2 3 या 4 आता है तो एक सिक्का को 2 बार उछालती है, यानी उस कंडीशन में अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, एक बार, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो आता है उसको नोट कर लेती है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कहता है कि वो इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है, और वो क्या करती है कि जब एक सिक्का को उछालती है 3 बार चाहे 1 बार जो भी उछाले, कहती है कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, वो एकदम ठीक ठीक 1 हेड प्राप्त करती है। ये देखिए यही घटना ए है, वो ठीक ठीक 1 हेड प्राप्त करती है। तो बताइए 1 हेड प्राप्त करने की घटना क्या होगी। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, अगर वो 5 या 6 आया है यानी इवन घटना घटित हुई है और उसके बाद सिक्का उछाला है 3 बार, उस कंडीशन में हेड आने, कम से कम नहीं एकदम ठीक ठीक 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है। इसमें ठीक ठीक 1 हेड वाला क्या गो है, एक देखिए HTT, एक है आपका THT और एक TTH, जिसमें एकदम 1 हेड है केवल, तो 1 हेड वाला 1 गो 2 गो 3 गो है, और टोटल घटना कितनी है इसमें 8। यानी अगर पासा पर 5 या 6 आया है, ठीक है, अगर पासे पर 5 या 6 आया है और उसने सिक्का उछाला 3 बार, उस कंडीशन में ठीक, मतलब पासे पर 5 या 6 आया और सिक्का उछालने पर ठीक ठीक 1 हेड आए, उस कंडीशन में तो उसकी प्रायिकता है उसके अनुसार 3, टोटल 8। अब अगर एक पासे पर 1 2 3 या 4 दिखाया था और उस कंडीशन में उसने सिक्का उछाला 1 बार, और उस कंडीशन में यानी कि जब उसने पासे पर 1 2 3 या 4 देखा, तब जब सिक्का उछाला था तो वहां पर जो हेड आने की प्रायिकता थी ठीक ठीक वो कितने हैं, तो 1, और टोटल 2। यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं जिसमें से उस घटना के अनुकूल 1 ही परिणाम है। ये बड़ा समझदार और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक, ओके। अब कहता है कि चलिए ठीक ठीक 1 हेड प्राप्त हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विथ द डाई। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो सिक्का पर हेड आया है ठीक ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासे पर 1 2 3 या 4 दिखी थी, ठीक है, जो लड़की फेंकी वो 1 2 3 4 देखी तभी तो सिक्का फेंकी थी। तो सिक्का पर हेड आया है लेकिन वो पासे पर 1 2 3 4 आया था, इसकी क्या प्रायिकता, मतलब उस कंडीशन वाले घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले इवन क्या हमने माना है कि द डाई, जो पासा है वो शो कर रहा है, द डाई शोज 5 और 6, ये घटना है मेरा इवन, और द डाई शोज 1 2 3 और 4, वो
पासा 1 2 3 या 4 शो कर रहा है, इस घटना को हम E2 माने। और ए क्या है कि सिक्का पर ठीक ठीक जो है कि नहीं एक हेड प्राप्त होगा। द क्वाइन शोज एग्जैक्टली मतलब एकदम बिल्कुल एक, न कम न ज्यादा, एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, अब बात समझिए, ठीक ठीक एक हेड आया है और इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पासे पर 1 2 3 4 यानी E2 घटना घटित हुई थी, तो E2 भाई ये निकालना है, तो फिर E2 वाला ऊपर, नीचे बाकी सब टोटल। अब चलिए सब कुछ दिया ही है, E2 की घटना देख लीजिए, 2/3 गुना 1/2, नीचे में टोटल लिखना है 1/3 इंटू 3/8, 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। कैलकुलेशन घर पे लास्ट में हेंस। बस ये जहां आप समझे ना, फिर ये बिठाना बहुत आसान है, ये तो समय की से काम करना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक और क्वेश्चन रह जाएगा 12, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर, एक कोई मशीन बनाने वाला है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर्स A B एंड C, मतलब एक जो निर्माण करता है वो 3 मशीन को ऑपरेट करता है। ठीक है, या उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं, मतलब मशीन को चलाने वाला उसके पास कोई, मान लो कोई उत्पादन करता, कोई कंपनी वगैरह है, वो अपने पास 3 मशीन चलाने वाला व्यक्ति रखा है, A B और C। यानी मेरे पास क्या है, मशीन 3 मशीन ऑपरेटर्स, मशीन को ऑपरेट करने वाले 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं। ठीक, कौन कौन, एक है A, एक है B और एक है C, 3 मशीन ऑपरेटर हैं आपके पास। चलिए अब सुनिए, ये 3 मशीन ऑपरेटर आपको दिए गए हैं। अब इनमें से कहता है कि द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, ये 1% खराब मशीन बनाता है, मैंने मशीन से जो उत्पादन करता है उसमें 1% खराब सामान बनाता है। फिर कहता है वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स, ये 5% खराब सामान बनाता है, ये 7% खराब सामान बनाता है, ये 1%, ये 5%, ये 7% खराब सामान बनाता है। ठीक, A is on the job for 50% ऑफ द टाइम, ए जो है अपने काम पर, अपने जॉब पर 50% मतलब टाइम देता है वहाँ पे, मतलब वो 50% ये काम करता है, जितना देर मशीन चलता है उसमें 50% ये काम करता है। फिर कहता है कि B इज ऑन द जॉब फॉर 30%, ये जितना घंटा मशीन काम कर रहा है उसमें 50% टाइम, मतलब मान लीजिए 12 घंटा काम कर रहा है, 6 घंटे ये काम कर रहा है उस मशीन पर। एक ही मशीन है और 3 ऑपरेटर हैं, एक ही मशीन को 3 चला रहे हैं, ये जो चला रहा है 50% ये चला रहा है, 30% ये चला रहा है और ये 20% चला रहा है। ठीक, तो अब बताइए, ये चला रहा है इसकी घटना, ये चला रहा है इसकी घटना, ये चला रहा है इसकी घटना, E1 E2 E3 हो गया। अब बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि मशीन A चला रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है, 50% है। 50% का मतलब समझिए 50/100 यानी कि 1/2। B ऑपरेट कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी E2 की घटना 30% बोला ना, तो 30% यानी 30/100, एक जो से 0 कट जाएगा यानी 3/10। और E3 मशीन ऑपरेट कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है 20%, 20/100 या 20% लिख दीजिए पहले, 20% यानी 20/100 यानी 1/5। अब सुनिए,
अब क्या हुआ, ये चला रहा है मशीन, इसकी प्रायिकता इतना है, ये चला रहा है इसकी प्रायिकता ये चला रहा है इतनी प्रायिकता ये। अब यहाँ पे जो अगला कंडीशन दिया है कि अगर मशीन ए चला रहा है और खराब सामान बन जाता है, कितना परसेंट दिया था, अगर मशीन ये चला रहा है, मतलब ए चला रहा है, उस घटना को हम इवन बोले हैं, तो मशीन ए द्वारा चलाया गया और डिफेक्टिव आइटम बन रहा है, उस घटना को हम ए मान रहे हैं, तो मशीन ए चला रहा था उस टाइम इफेक्टिव बना, इसकी घटना दिया है 1%। 1% मतलब 1/100। फिर कह रहा है कि अगर मशीन चल रहा था B2 के द्वारा, मतलब B चला रहा था मशीन को और खराब सामान बना, इसकी प्रायिकता 5% है, 5/100, 5/100। और फिर बोला कि मशीन चला रहा था C और खराब सामान बना उस टाइम, इसकी प्रायिकता है 7%। तो कहने का मतलब 7/100। अब पूछ क्या रहा है, अब देखिए E1 E2 E3 क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा ना E3, तो यहाँ भी एक बढ़ा दीजिएगा आप, E3 इंटू A/E3, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, E1 क्या है कि द आइटम जो बना रहा है सामान इज प्रोड्यूस्ड बाई ए के द्वारा सामान बन रहा है, इस घटना को हम ए मान लिए, है ना। फिर द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाई बी, इस घटना को हम E2 मान लिए, और आइटम बना रहा है सी, इस घटना को हम मान लिए E3। और जो आइटम बन रहा है वो डिफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, यानी जो सामान चुना जा रहा है उसमें से वो सामान जो है ना वो खराब है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, द चूजन, जो सामान को चुना जाता है उसमें से, द चूजन आइटम या चूजन प्रोड्यूस्ड आइटम, जो सामान बना है निर्मित वस्तु, चूजन प्रोड्यूस्ड आइटम इज डिफेक्टिव, इसको हम मान लिए ए। ठीक, चलिए, तो कहता है कि और डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक खराब सामान बनता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। अब ए के द्वारा बना था, इसका घटना क्या है E1, यानी कहने का मतलब कि चलिए ये बातें तो आप समझ गए। यहाँ पे क्या करें कि सामान खराब बना हुआ है, जो चुना गया है वो खराब सामान था और वो ए के द्वारा बना था, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ए बनाया था, उस घटना को हम E1 माने हैं, यानी और ए क्या है, खराब सामान बना और वो ए के द्वारा, जो ए मशीन चलाने वाला था उसके द्वारा बनाया गया, तो उस घटना को हम E1 बोले हैं ना। तो खराब सामान बना और ए के द्वारा बनाया गया, इस घटना की क्या प्रायिकता, यानी P(E1/A) निकालना है, तो यहां E1 करना पड़ेगा, यहां भी E1 करना पड़ेगा, और नीचे तो टोटल रहेगा ही, बस बिठा दीजिए, सब कुछ आपके सामने है। E1 वाला क्या है, 1/2 इंटू 1/100, 1/2 इंटू 1/100, नीचे में टोटल बारी बारी से 1/2 इंटू 1/100, 3/10 इंटू 5/100, 1/5 इंटू 7/100, तो इसको बिठा दीजिए, 1/2 इंटू 1/100, 1/5 इंटू 3/10, 3/10 इंटू 5/100 और 1/5 इंटू 7/100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भी कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका भेजा गया है PDF, वहाँ से देख लीजिएगा कैलकुलेशन, वहाँ अगर आपको नहीं कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब देखिए बात क्या है आपको समझना कि क्वेश्चन क्या कर और बनाना कैसे है। कैलकुलेशन तो आप पढ़े हुए हैं 9 तक, आप तो यही पढ़ते हुए है ना, मतलब 3 से लेकर के 9 तक तो आप कैलकुलेशन पढ़े ही है, कहाँ पे कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। तो जोड़ घटाओ तो कोई कर लेगा, बात समझ में ये आनी चाहिए कि इसमें क्या है, और जोड़ घटाओ बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर छूट गया ना, ये 11 नंबर था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है 12, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव से हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 12, इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, सब में ना ये वर्ड मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिखते हैं गिवन डेट करके या हियर करके लिख देते हैं। इसमें क्या दिया है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब इज लॉस्ट, लिखता है ना कि एक 52 पत्तों का एक जो पैक है, यानी ताश की गड्डी, उसमें से एक कार्ड जो है भूल जाता है। यानी आपके पास क्या है, ए पैक ऑफ कार्ड है,
अ पैक ऑफ कार्ड्स। कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो मतलब जो ताश की गड्डी है उसमें 52 पत्ते आपको दिए गए हैं, उनमें से ना एक पत्ता जो है वो भूल जाता है। क्या हो जाता है? 52 पत्ते हैं, आपको पता है, इनमें से एक पत्ता भूल गया। अब उसकी संभावनाएं देखिए क्या क्या कह रहा है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ अ पैक, अब एक पत्ता भूल गया, जो पत्ता बचा 51, उनमें से कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब उनमें से एक जो है कि नहीं, 2 पत्ते निकाल रहा है। ठीक, ओके। अब कहता है कि जो 2 कार्ड निकाले गए, कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। और जो 2 कार्ड निकाले गए उनमें ये पाया गया कि दोनों ही कार्ड क्या है ना, डायमंड्स हैं। डायमंड्स आपको मैंने बताया था ताश के पत्ते में कि कुछ हर्ट्स होते हैं। हर्ट्स आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश में उसको हम लोग हर्ट्स बोलते हैं, हिंदी में उसको हम पान बोलते हैं। और उसके बाद एक होता है ईंट, जिसको हिंदी में ईंट, अंग्रेजी में डायमंड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद इसका क्लब्स होता है, चिड़ी, और एक होता है स्पेड्स, हुकुम। तो ये डायमंड्स के 2 पत्ते, जो 2 पत्ता निकाला गया वो डायमंड्स के हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना जुझारू प्रश्न है। जुझारू मतलब कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है। एक पत्ता तो ठीक है, देखिए कहता क्या है कि आपको एक पत्ता इसमें से भूल गया, जो पत्ता बचा उसमें से 2 कार्ड निकाले गए और वो दोनों डायमंड हैं। ठीक है, तो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड भूल गया, जो लोस्ट हो गया था पहले, वो डायमंड ही था। यानी कि 2 घटनाएं हो सकती हैं यहाँ पर संभावित, एक और ये दूसरा। पहला ये कि जो कार्ड भूला था, जिसको हम लोस्ट कार्ड कह रहे हैं, लोस्ट कार्ड, ठीक है, भूला हुआ कार्ड, वो डायमंड ही था। एक तो ये घटना हो सकती है, डायमंड वाला ही एक कार्ड भूल गया है, ईंट वाला। और या ये ऐसा हो सकता है कि जो कार्ड भूला वो डायमंड का नहीं होगा, लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, इज नॉट डायमंड। ठीक है, या 2 घटनाएं हो सकती हैं संभवतः, एक E1 एक E2। एक ये कि जो कार्ड भूला है वो डायमंड हो, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द लोस्ट कार्ड, जो कार्ड भूल गया, ठीक है, इज अ डायमंड, वो ईंट का कार्ड था। ठीक है, या द लोस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, या जो भूल गया वो डायमंड का नहीं था, ईंट का नहीं था, दूसरे किसी, या तो वो पान का होगा, हुकुम का होगा, या चिड़ी का होगा। ठीक है, इज नॉट डायमंड। यहाँ पे 2 चीजें हो गई। अब सुने ध्यान से, जो कार्ड भूला है वो डायमंड का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कार्ड कितना भूला है? 1। ध्यान से, कार्ड कितने भूले हैं? 1, और वो डायमंड का ही भूला होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हम लोग E1 की प्रायिकता अगर आपसे पूछें तो बताएं कि डायमंड के भूलने की प्रायिकता निकालनी। एक कार्ड भूला हुआ है, तो डायमंड कितने होते हैं? डायमंड में कितने पत्ते होते हैं एक ताश के गड्डी में? तो मैंने कहा 4 ग्रुप्स हैं। कौन कौन? आपको पहला हर्ट्स होता है, दूसरा डायमंड होता है, तीसरा स्पेड्स होता है, और चौथा क्लब्स होता है। यानी पान, हुकुम, पान, और उसके बाद ईंट, हुकुम और चिड़ी, सब में 13 पत्ते होते हैं। तो डायमंड में कितने पत्ते होंगे? 13, और टोटल 52। यानी जो पूछा गया उसको बड़ा ध्यान से समझना होगा आपको। जो कार्ड भूला है वो डायमंड का होगा, इसकी क्या पता? जो कार्ड भूला है उसके अनुकूल कितने परिणाम हो सकते हैं? 13 को डायमंड में पत्ते, उसमें से कोई एक हो सकता है। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52, यानी 13 बटा में 52। इसको आप अगर कट कर दें तो 13 चौका 52, यानी 1/4 होगा। और जो कार्ड भूला है वो डायमंड का नहीं भूला है, तो डायमंड के कार्ड हैं 13, तो कितने कार्ड डायमंड के नहीं हैं? यानी 52 में से 13 घटा देंगे, यानी 39 कार्ड ऐसे हैं जो डायमंड के नहीं हैं। यानी वो पान के होंगे, या हुकुम के होंगे, या चिड़ी के होंगे। यानी उसके अनुकूल 39 कार्ड हैं और टोटल हैं 52। तो 13 से अगर इसको काटे, 13 से 3 बार में 13 3 39, और 13 से 4 बार में 13 चौके 52, यानी इसका क्या है? 3/4। बड़ा समझिए इस बात को। अब इसके बाद है कि 2 कार्ड निकाले गए हैं, और 2 कार्ड निकाले गए हैं, उनमें से कहता है कि दोनों कार्ड क्या हैं? डायमंड के हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर डायमंड का ही कार्ड भूल गया हो तो निकाला हुआ दोनों कार्ड डायमंड हो, इसकी प्रायिकता। या
डायमंड का कार्ड नहीं भूला है, डायमंड का कार्ड E2 क्या है, डायमंड का कार्ड नहीं भूला है, लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, डायमंड का कार्ड नहीं भूला है और उसके बाद जो दो कार्ड निकाले जा रहे हैं वो दोनों डायमंड होंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर डायमंड का कार्ड भूल गया है तो डायमंड के कार्ड कितने बचे होंगे, टोटल 13 होते हैं डायमंड के कार्ड, अगर डायमंड का कार्ड एक भूल चुका है तो अब कार्ड कितने बचे, 12 और टोटल कार्ड 51, क्योंकि टोटल कार्ड 52 थे, एक कार्ड तो भूल चुका है। तो अब कह रहा है दो कार्ड निकाले गए हैं, तो उनमें से दो कार्ड निकाले गए हैं, तो पहले एक कार्ड निकाला वो डायमंड होगा, इसकी प्रायिकता तो टोटल 52 है और डायमंड का कार्ड और टोटल कार्ड 51 होंगे। और उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला वो भी डायमंड था, अब एक कार्ड भूल गया डायमंड का तो बचा 12 गो, एक कार्ड निकाल लिया डायमंड का तो अब बचा क्या गो, 11 गो, और टोटल कार्ड कितने बच गए, 50। बड़ा ध्यान से समझिएगा, टोटल कार्ड आपके पास 52 है, इनमें से एक डायमंड का कार्ड भूल चुका है, तो कार्ड कितने बचे, 51। अब इनमें से डायमंड के कितने बचे, क्योंकि डायमंड के 13 थे, एक कार्ड तो डायमंड वाला भूल चुका है, तो डायमंड के कार्ड तो 12 ही है। अब इसी घटना में से वो डायमंड का कार्ड निकालना शुरू कर रहा है और दो कार्ड निकाल रहे हैं, तो पहला कार्ड निकालेगा, इसकी प्रायिकता 12/51। अब एक एक कार्ड तो निकल चुका है, एक कार्ड निकल गया डायमंड, तो अब डायमंड कितने बचे होंगे, 11, और टोटल कार्ड कितना बचा होगा, 50, यानी दो कार्ड डायमंड के ही निकले, इसकी प्रायिकता होगी 12/51 गुने 11/50, ये हुआ यहां पर। अब यहां जरा समझिए, यहां पर क्या है कि डायमंड का कार्ड नहीं भूला है, डायमंड का कार्ड नहीं भूला है मतलब कोई और ही कार्ड भूले हुए हों, तो मान के चलिए कार्ड भूल गए तो 51 होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें से डायमंड 13 के 13 ही हैं और बाकी जो अदर कार्ड 39 था उसमें से एक कार्ड भूला होगा, यानी कि अब वो कार्ड कितने हैं, 38। ध्यान से, तो डायमंड का कार्ड नहीं भूला है तो दो कार्ड जो निकाले जा रहे हैं वो डायमंड के हैं, इसकी प्रायिकता। तो अब डायमंड का कार्ड नहीं भूला है तो डायमंड के कार्ड कितने होंगे, 13, और उनमें से एक कार्ड अब निकालेगा पहले, तो उसकी प्रायिकता होगी 13/51, चूंकि डायमंड के 13 है, टोटल 51। और जब एक कार्ड निकल गया तो फिर डायमंड फिर निकालेगा एक कार्ड, और चूंकि दो कार्ड निकाल रहे हैं ना, दो कार्ड निकाल रहे हैं, पहला ये फिर निकालेगा, तो अब डायमंड कितने होंगे, एगो निकाल दिया इसमें, तो डायमंड हो गए 12 और टोटल कितने होंगे, 51 में से एक निकल गया तो 50। बड़ा ध्यान से, बड़ा आराम से इस चीज को समझिएगा, ना समझ में आए तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये घटना 13.2 में आप इस तरह के प्रश्न देखे हैं, दो कार्ड निकालना, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो पहले एक का फिर जो बचा, और सब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि दो कार्ड निकाल के ये नहीं करे कि उसको उसमें डाल दिया गया ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, निकाल लिया बस हटा दिया, दो कार्ड निकाल रहे हैं, तो पहले एक कार्ड निकालेगा उसकी प्रायिकता, फिर दूसरा कार्ड निकालेगा उसकी प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब यहां पे समझिए, फर्स्ट कार्ड जो लोस्ट हुआ है, जो लोस्ट कार्ड वो डायमंड है, इसकी घटना को हम E1 माने, जो लोस्ट कार्ड है, जो कार्ड भूल गया है वो डायमंड नहीं है, इस घटना को हम E2 माने। और ए क्या है यहाँ पर कि जो हम दो कार्ड निकाल रहे हैं वो डायमंड के हैं, यानी द ड्रॉन टू कार्ड्स, जो दो कार्ड निकाले गए हैं, ठीक है, द ड्रॉन टू कार्ड्स आर डायमंड, निकाले गए दो कार्ड ईट के हैं। अब लास्ट में पूछ क्या रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब सुनिए, निकाला गया दोनों कार्ड डायमंड है, ये घटना घटित हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि तो ये बताइए, निकाला गया कार्ड दोनों डायमंड है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड भूला वो डायमंड का ही है। ध्यान से, दो कार्ड निकाले गए हैं डायमंड के, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड भूल गया था वो डायमंड ही था, यानी E1 था, यानी E1/A निकालना है। तो सब फॉर्मूला आपके सामने है, पुट करना सिर्फ है, ये जब बनाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप कैसे पुट करोगे जरा वैल्यू देख लो जल्दी से। चलिए, पहले E1 क्या है, P1 1/4, फिर PA/E1 आपके सामने इतना है, उसको रख दीजिए 12/51 गुना 11/50। फिर नीचे आइए P1, तो फिर वही ये और ये और ये, यानी 1/4 इंटू 12/51 गुना 11/50 प्लस फिर 3/4 गुना ये वाला 13/51 गुना 12/50। इसका कैलकुलेशन अपने आराम से कर लीजिएगा। जो आंसर है लास्ट में हिंस कर देना है, कि यानी कि हिंस में बात समझ लेना है कि दो कार्ड जो निकाले गए वो डायमंड हैं और जो कार्ड भूल गया था वो भी डायमंड है, इसकी प्रायिकता इतनी होगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड इज 11/15। जो भी आंसर आ रहा होगा 11/50 आ रहा है शायद,
देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम समझना है, इस पे पुट करके कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है। कैलकुलेशन भी मैंने करके आपको पीडीएफ में डाल दिया, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जल्दी से उसको देख करके ये चैप्टर समाप्त करते हैं, फिर 13.4 का इंट्रोडक्शन और 13.4 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है बट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, माने ए है एक व्यक्ति कोई, वो सच बोलता है, इसकी प्रायिकता है 4/5। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला गया। ए रिपोर्ट्स, अब वो ए जो सच बोलता है उसकी प्रायिकता 4/5 है, मतलब 80% केसेज में वो सही बोलता है, और उससे एक सिक्का उछाला गया और वो बताता है कि हेड आया है। तो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, मतलब एक सिक्का उछाला गया और उससे पूछा गया और उसने कहा कि हेड आया है, तो हेड आया है और वो सच बोलता है 80% केस में, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो सच बोलने वाले व्यक्ति बोला कि हेड आया है और हेड आया ही था, इसकी क्या प्रायिकता। थोड़ा इस कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न को ना आराम से समझेंगे। एक सिक्का है, समझिए जरा, ठीक है। एक सिक्का है अ कॉइन, तो कॉइन में कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं एक सिक्के में। अ कॉइन या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये 2 संभावनाएं हैं। अब एक सिक्का उछाला गया तो 2 संभावनाएं हैं। क्या संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये घटना हो गया E1, ये घटना हो गया E2, यानी हेड आने की घटना E1 को बोल रहे हैं और ये हो जाएगा E2। अब बताइए हेड आएगा, पहले ये बताइए इसकी क्या प्रायिकता है। एक सिक्का में हेड आने की हेड एगो है और टोटल घटना संभावना है 2 है, यानी 1/2। टेल आएगा, इसकी भी प्रायिकता क्या होगी 1/2, चूंकि टेल भी एक है, टोटल 2 है। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। अब क्या है कि एक सिक्का जो उछाला गया उस पर हेड आया था, बात समझिए थोड़ा ध्यान से। हेड आया था यानी E1 घटना घटा, और ए जो व्यक्ति है वो बोला कि हाँ हेड आया है। हेड आया था और उसने हेड बोला, दोनों ही बात समझिए। और एक घटना क्या है कि हेड नहीं आया था और उसने कहा कि नहीं हेड आएगा। 2 बातें हैं ना, मैंने सिक्का उछाला गया तो ये बोलेगा कि हेड आएगा, क्योंकि वो बोला है कि ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, जो ए है वो कहता है कि हेड आया है। तो 2 घटनाएं हो सकती हैं कि सिक्का उछालने के बाद हेड आया है और उसने हेड बोला भी, या ऐसा हो सकता है कि सिक्का उछालने के बाद टेल आया है और उसने हेड बोला था। तो 2 बातें हैं। अब सुनिए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हेड आया था और उसने हेड बोला, यानी सत्य बोला, और सत्य बोलने की उसकी प्रायिकता दी गई है 4/5। लेकिन आया टेल था और उसने बोला हेड आया, यानी झूठ बोला, और झूठ बोलेगा तो इसकी प्रायिकता दिया नहीं है। तो आपको पता है कि टोटल प्रायिकता 1 होता है किसी भी चीज का। अगर सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है तो झूठ बोलने की प्रायिकता 1/5 होगा, घटा देंगे, यानी 1 माइनस इसको, समझ रहे हैं। यानी सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है तो झूठ बोलने की, यानी कि अगर टेल आया था और उसने बोला हेड, यानी झूठ बोला, और झूठ बोला तो यानी सच नहीं बोला, सच नहीं बोला तो एक में से सच बोलने वाला घटा दीजिए, यानी 1/5। सब घटना समझ में आ गई, ये पूरी कायनात थी, ये पूरी समझ में आ गई। तो लास्ट में लिख दीजिए E1 क्या है कि जो सिक्का है वो हेड शो कर रहा है, द कॉइन क्या लिखा गया, E1 क्या है, द कॉइन शोज हेड, ठीक है, सिक्का हेड दर्शाता है, इस घटना को E1, और द कॉइन शोज टेल, इस घटना को हम मान लिए E2, ठीक है, टेल। अच्छा जी, अब इसमें ए क्या है, ए क्या कर रहा है, तो ए जो है ये बताता है कि ए जो घटना है, वो ऐसा मान रहे कि ए जो व्यक्ति दिया गया है वो रिपोर्ट करता है, ए रिपोर्ट्स दैट, वो बतलाता है कि अ हेड अपीयर्स, हेड आएगा, ऐसा वो कहता है, ठीक है। तो उसकी बातों को हम मान लिए ए घटना। अब सुनिए, यहां पे एक बात समझ में आ रही है आपको कि अगर हेड आया, वो कहता है कि हेड आता है और हेड आया है, तो इसका मतलब वो सच बोला, और वो हेड बोला कि आया है और हेड नहीं आया, यानी कि झूठ बोला। तो मतलब अगर हेड आता है तो वो सच बोलता है और हेड नहीं आता है तो वो झूठ बोलता है। यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर, ठीक है, इफ हेड अपीयर्स, अगर हेड आ जाता है, हेड अपीयर्स, ठीक है,
तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इफ हेड अपीयर्स देन ए स्पीक्स ट्रूथ, यानी ए सत्य बोलता है, ए स्पीक्स ट्रूथ। और एंड इफ टेल अपीयर्स, और अगर टेल आ जाता है इसका मतलब कि वो व्यक्ति क्या करता है, देन ए स्पीक्स नॉट ट्रूथ, ऐसे कर दें, ए डोंट स्पीक, डजंट कर देंगे ना, सॉरी, ए डजंट स्पीक ट्रूथ। यहाँ पर यही बातें हुई हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है कि हेड आया और उसने हेड बोला, यानी सच बोला, और सच बोला यानी कि वो सच बोला, तो इसलिए तो बोल रहा था स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, ए सच बोल रहा है, इसकी प्रायिकता दिया 4/5, मैं वहीं से लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा। और आया टेल और उसने बोला था हेड, यानी झूठ बोला, और झूठ बोला यानी कि सच नहीं बोला, सच नहीं बोला तो यानी कि सच बोलने वाला प्रायिकता उसमें से घटा दिए, यानी 1/5 आ गया। यहाँ पर रख देना, कैलकुलेशन आपके सामने करना है। चलिए तो इवन कितना है, 1/2 इंटू 4/5, और फिर नीचे में सब कुछ 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, 1/2 इंटू 1/5, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आंसर आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका आंसर आ रहा है 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट है, याद भी कर लेंगे हेंस में, हेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, तो एक लास्ट प्रश्न है, बड़ा आराम से इसको समझिएगा। इसमें कहता है आपको कि हियर 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, अंतिम प्रश्न है, लिखा है कि हियर इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ए और बी 2 घटनाएं दी गई हैं आपको, ठीक है, 2 इवेंट्स सच डेट, इस प्रकार से दी गई हैं इवेंट्स सच डेट कि ए जो है ना वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। अब थोड़ा सा 11th क्लास की बात यहाँ दे दी, थोड़ा सा आप आराम से काम करेंगे। ए प्रॉपर सबसेट बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये आपको दी गई हैं, ठीक, और इसके अलावा आपके पास 4 चीज़ें दी गई हैं ऑप्शन के रूप में। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन भी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बटा में पी ए। बी ऑप्शन जो दिया है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए बाई बी लेस देन पी ए। ऑप्शन नंबर सी में है पी ए बाई बी ग्रेटर इक्वल ग्रेटर एंड और इक्वल क्या बोलेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू पी, ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए। ओके, और डी नंबर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये दिया है नॉन ऑफ दिस। अब चलिए ध्यान से इस चीज को समझेंगे, नॉन ऑफ दिस कौन सा इसमें सही है, तो यानी पी ए बाई बी हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो, चूंकि सब में वही निकाल करके देख रहा है क्या वो उसके बराबर है या छोटा है या उसके बराबर या उससे बड़ा है। 2-3 जो भी दिए गए उनमें से सब चेक करना है बारी बारी से। तो हम चेक ना करके थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, पी ए बाई बी निकाल ही लेते हैं, निकालेंगे अपने आप, उसके अनुसार जो हमारा आएगा हम देखेंगे। यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए जरा, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक, तो इस कंडीशन में आप बताइए अगर वो प्रॉपर सबसेट है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ऊपर इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। तो अगर ये इंटरसेक्शन ये प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ए हो गया 1 2 और बी हो गया 1 2 3, यही है प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो। जैसे अभी देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है
और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बराबर का साइन नहीं लगा है। ये बराबर साइन लगा तो सबसेट हो जाता है, ये बराबर का साइन नहीं लगा, इसका मतलब इसमें हमेशा ज़्यादा ही होगा एक एलिमेंट। यानी कि अब बताओ, अगर ये ज़्यादा है, इसमें का सारा इसमें है ना, अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो यहीं पे बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2, यानी उस कंडीशन में इसका इंटरसेक्शन होगा ए। यानी जब छोटा वाला a अगर b का सबसेट है तो उस कंडीशन में उसका इंटरसेक्शन छोटा वाला होगा, यानी a होगा। ये बात क्लियर हुई। हमेशा जैसे 2 और 4 का मैं अगर आपसे HCF पूछूं, HCF, तो HCF में हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन होता है HCF। मैंने कहा था याद कर समझने के लिए आपको, तो इंटरसेक्शन का मतलब HCF होता है। तो HCF हमेशा क्या लेते हैं, 2 और 4, 4 में तो 2 गुना 2, 2 तो शामिल ही लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं हम लोग HCF में। और अगर हम यूनियन की बात करें LCM की, तो हम उसमें बड़ा वाला लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक, इतनी सारी बातों को समझ लिए। तो आगे देखिए, अब अगर इसका इंटरसेक्शन ये है सो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दोनों तरफ अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं तो यही ना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि दोनों सेम है। जो इसमें एलिमेंट वही एलिमेंट इसमें है, तो इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता भी आपस में बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कैसे बराबर होगी भाई, अरे देखो भाई मेरे, किसी की भी घटना की प्रायिकता निकालोगे तो उसकी संख्या बटा में टोटल, अब टोटल तो टोटल ही रहेगा, है कि नहीं है। अच्छा, और ये मान लो समीकरण 1 कर दी, और इसका अगर निकालोगे प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे कहने का मतलब कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में नंबर ऑफ एस, और ए इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट ए में है, यानी नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस, और समीकरण 2, और देखो दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम होगा, यानी कि अगर संख्या सेम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। आगे तो नाउ बाई फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग अगर फॉर्मूला से अगर बात करें थोड़ा सा उसका हम निकालते हैं, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाली बात, तो पी ए बाई बी। अब बताओ पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, यानी हम इसके जगह पे क्या ले देंगे, पी ए बटा में पी बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कोई कष्ट। यहाँ हम लोग कैसे लिखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए के बराबर है, पी ए बाई बी आ गया। अब यहाँ से हमें ये आंसर एक मिला, हमें पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए बटा में पी बी। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है। अगर किसी में नहीं दिया गया, इसका मतलब कि या तो कुछ और ही निकालना होगा, या ये ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज हो सकता है, पहली घटना। लेकिन ऐसे ही आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप उस पर गौर कीजिए और चेक कीजिए, हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई एक सही हो। छोटा बड़ा वाला दिया है ना, यहाँ से हम लोग उसको शायद हो सकता है निकाल सकें। ये तो घटना घटित हो चुकी। यहाँ से ना अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बताओ पी बी का मान क्या होगा, पी ए, ठीक है, और बटा में क्या होगा, पी ए बाई बी होगा, बटा वाला गुना में, गुना वाला बटा में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इक्वेशन 2 बना के थोड़ा छोड़ता हूँ, और थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे ये बताओ, नाउ एक चीज़ दिया है हमें कुछ हिंट्स के तौर पे, नाउ सिंस या नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे कर दो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें कि पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। और पता है किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 या 0 से बड़ा होता है, और इस घटना की प्रायिकता 0 नहीं होगी, यानी फिक्स है कि उसकी प्रायिकता 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, लेकिन 0 नहीं होगी ना, क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं किसी घटना की प्रायिकता। यानी यहाँ से एक बात फिक्स है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पी बी या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से घटना का पता चलता है। और पी बी का मान यहाँ पे आ गया है कितना, पी ए बटा में पी ए बाई बी, और यहाँ इक्वल और लेस देन 1 है। ये हमने कहाँ से रखा है पी बी का मान, समीकरण 2 से, तो आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब एक बटा लो गुना भेज दें तो कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यानी पी ए इक्वल और लेस देन पी ए बाई बी। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऑप्शन में शायद भी दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो जरा,
यहाँ पे हम इसी चीज़ को घुमा देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख जाएगा कि पी ए बाई बी या तो पी ए के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यानी इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया है, पी ए बाई बी या तो पी ए के बराबर होगा या पी ए से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को मैंने कैसे ले आया, हालांकि हमारा एक चीज़ यहाँ पे आया लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो हम चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम यहीं पे कैसे लिखेंगे उसको हम दिखा देते हैं। आप इस बात को समझ गए। पहले हमने क्या किया कि पहले लिया कि भाई अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब कि प्रॉपर सबसेट तो उनका इंटरसेक्शन ए होगा, और अगर उनका इंटरसेक्शन ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी पी ए होगा, क्योंकि नंबर सेम है दोनों में, दोनों सेट हैं और दोनों सेट में अगर नंबर सेम है तो उनका प्रोबेबिलिटी भी सेम होगा। और उस फार्मूला से चूंकि पी ए बाई बी निकाल रहा था सब जगह, तो हम लोग भी पी ए बाई बी निकाले। पी ए बाई बी का फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए के बराबर है, समीकरण 1 से हमने रख दिया पी ए बाई बी। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बाद हमने जो कार्य किया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी जो है पी ए बाई पी बी के बराबर होगा, ये ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कि पी ए बाई बी सब जगह था, तो कुछ ऐसा हो या तो पी ए के फॉर्म में बदल दिया जाए या पी बी के ही फॉर्म में बदल दिया जाए, तो कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मैंने पी बी के फॉर्म में निकाल लिया और फिर मैंने कहा कि चूंकि पी बी का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और चूंकि किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है, तो चूंकि 0 नहीं हो सकता है तो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो यानी 1 के बराबर 1 से छोटा हो सकता है, ये घटनाएं की संभावना है। और पीबी का मान जो निकला था मैंने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से मैंने देखा कि जो बटा है उसको गुना में भेज दिए, तो हमें पता चल गया कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या तो पी ए के बराबर होगा या पी ए से बड़ा होगा। यह ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब यहीं से एक चीज़ कर सकते थे आप, मैं हटा देता हूँ और देखिए पूरी बात मिटा दे। अगर मैं शॉर्ट में इस बात को कहना चाहूँ तो देखिए मैं क्या कहूँगा, जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको सिर्फ ये हिंट्स के तौर पर दिया है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और एक चीज़ और बोल रहा है कि एंड पी बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहीं पे निकाल दूंगा कि नाउ बाय फॉर्मूला पी ए बाई बी, चूँकि सब में निकाला है तो पी ए बाई बी का मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और मैं यहीं पे लिख दूंगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एज दिया है कि ए सबसेट प्रॉपर सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा, और अगर इंटरसेक्शन ए के बराबर हो तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए लिख सकते हैं और बटा में पी बी। ठीक है, और यहाँ से पी ए बाई बी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पी बी को यहाँ निकाल लेता और पी ए बटा में पी ए बाई बी लिखता, और मैं यहाँ पे क्या करता कि चूंकि पी बी का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 के या 1 से बड़ा होगा, यानी पी बी का वैल्यू 0 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए पी ए बाई बी का जो मान है ये भी 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। क्यों? चूँकि यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्योंकि पी बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन पी बी अगर 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, यानी कि वो 1 या 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। अगर पी बी 1 या 1 से छोटा है, इसलिए ये जो होगा चूंकि दोनों बराबर है तो जो घटना इसके साथ होगी वही घटना इसके साथ भी होगी, तो ये 1 या 1 से छोटा है इसलिए ये भी 1 या 1 से छोटा होगा। अब यहाँ से ये बटा वाला गुना में चल जाता उधर, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता कि पी ए इक्वल और लेस देन पी ए बाई बी, और इसी चीज़ को हम सजा देते थोड़ा कि पी ए बाई बी इक्वल और ग्रेटर देन पी ए, और हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाया। इस प्रकार से अध्याय 13.3 आपका पूर्णतः क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 4 13.4 का जो हम लोग डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।